अस्सलाम वालेकुम। आज हम टॉपिक नंबर 5 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें पहला हमें आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जनरेट होती है बाय न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन से। फिशन मतलब तोड़ना या फ्यूजन जोड़ना, जिसमें हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और ये एनर्जी हम इस्तेमाल कर सकते हैं इन ऑर्डर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। न्यूक्लियर एनर्जी के पास मतलब इसका ट्रमेंडस पोटेंशियल है। मतलब इससे हम बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय दिस न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन। मगर जब इसका कभी कभार लीक होता है, ये जब न्यूक्लियर एनर्जी इन प्लांट्स में, जब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जब कभी कभार लीकेज होता है, तब इससे बहुत डिवास्टेटिंग पोल्यूशन होती है। बहुत मतलब इसको हम बोलेंगे ये डिज़ास्टर बन जाता है। जैसे आप आपने रिसेंटली ही सुना होगा न्यूज़ में, विशाखापट्टनम में जो हुआ था न्यूक्लियर लीकेज, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मार गए थे। तो ये नॉट ओनली फॉर द प्रेजेंट, ये सिर्फ लोगों की मौत उसी टाइम नहीं होती है, बल्कि इसके रिजल्ट्स होते हैं आगे जाकर भी। इसके रिजल्ट्स निकलते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके पड़ते हैं। इंडिया में पहली बार न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर में इसकी बुनियाद रखी गई। ये तारापुर मुंबई के नज़दीक आता है 1969। न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी तक इंडिया को अच्छी तरह से इंडिया ने डेवलप नहीं किया, क्योंकि सिर्फ 5 ही पावर प्लांट्स पाए जाते हैं इंडिया में जो प्रोड्यूस कर सकते हैं 2250 मेगावाट्स, जो कि बनाते हैं 2.6% ऑफ कंट्रीज टोटल इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी। इसके बाद हमें आता है एनर्जी, सोलर एनर्जी। सन हमें पता ही है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो है सन। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ये है, सन है। तो ये हमें बहुत अबेंडेंटली भी सोलर एनर्जी पाई जाती है, इनएग्जॉस्टिबल भी है, ये न ख़त्म होने वाली है। एंड यूनिवर्सल सोर्स, इसको मतलब लोगों को इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ये कोई भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है। फोटोवोल्टिक सेल्स या सोलर सेल्स या सोलर बैटरीज हम कहेंगे, वो कन्वर्ट करते हैं इस सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी बनने में। इंडिया के पास है सोलर एनर्जी, ये प्लेंटी अमाउंट में इंडिया सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर सकता है इनटू इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया जो है मोस्ट ऑफ इट्स पार्ट्स रिसीव ब्राइट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। कुछ ही मानसून का पीरियड जो होता है वहाँ उन दिनों सनशाइन, ब्राइट सनशाइन नहीं मिलती है। तो मगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइट सनशाइन मिलती है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है। इंडिया हैज़ डेवलप्ड टेक्नोलॉजी टू यूज़ सोलर एनर्जी। आजकल इंडिया में बहुत सारे लोग, बहुत सारे रूरल एरियाज़ ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं कुकिंग के लिए, वाटर हीटिंग के लिए, या बहुत सारे अदर यूजेस के लिए। तो आज इंडिया के पास टोटल पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी जो है वो है अराउंड 50,000 मेगावाट्स। इसके बाद हमें आता है विंड एनर्जी। विंड जो है इट्स अ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स, और इसमें वेस्टेज कुछ नहीं होता है, ये ना तो इससे पोल्यूशन होता है। मगर ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी आ भी सकती हैं, कभी कम भी हो सकती हैं, और जब कम होती हैं तब इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है वो कम होती है। तो इंडिया के पास टोटल विंड पावर पोटेंशियल जो है वो है अराउंड 20,000 मेगावाट्स। तो इंडिया आता है फिफ्थ नंबर पर विंड पावर जनरेशन में। 2483 मेगावाट भी करता है जनरेट। पहली पोजीशन है जर्मनी, सेकंड यूएसए, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ स्पेन। और इंडिया में गुजरात फर्स्ट स्टेट है जो जिसने स्टार्ट किया है दिस इन हार्नेसिंग दिस विंड पावर। राजस्थान ने भी इस विंड पावर से, राजस्थान में ये इरिगेशन पर्पस के लिए नीचे से पानी खींचा जाता है, सब सॉइल वाटर। तो रिसेंटली 10 मेगावाट विंड फार्म्स बनाए गए हैं तमिलनाडु और गुजरात में इन कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल कोऑपरेशन विद डेनमार्क। इसके बाद आता है बायोमास। बायोमास रेफर होता है प्लांट मटेरियल या एनिमल एक्सक्रीटा से। तो जो हमें एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं बायोमास।
तो सम इम्पॉर्टेंट काइंड्स ऑफ बायोमास जो है इन्फीरियर वुड है, अर्बन वेस्ट है, फॉर्म एनिमल या एनिमल वेस्ट है। मगर ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज डेड प्लांट एंड एनिमल मटेरियल, एनिमल डंग या किचन से जो वेस्ट निकलता है, इसको भी हम गैसियस फ्यूल बनाते हैं, उसको बोलते हैं बायोगैस। ये जो बायोगैस है, बहुत सारे इंडिया में बहुत सारे रूरल एरियाज ये इस बायोगैस का इस्तेमाल करते हैं। इस बायोगैस ये एक्सीलेंट फ्यूल है फॉर कुकिंग या लाइटिंग पर्पज़ के लिए। Not only this, but it also produces huge amount of organic manure, जो फिर ये फार्मर्स यूज़ करते हैं अपने खेतों में, अपने एग्रीकल्चरल फील्ड्स में, और उससे जो उनका प्रोड्यूस है, जो उनकी खेती है, वो अच्छी खासी होती है। इसके बाद हमें आता है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी हमें पता है टाइड्स कैसे बनते हैं। जब ग्रेविटेशनल पुल होता है मून और सन दोनों खींचते हैं, मगर उसमें ज़्यादा होता है रोल मून का, क्योंकि ये नज़दीक हैं अर्थ के। तो पानी ऊपर चला जाता है, दिन में 2 बार ये ऊपर उठता है, और उसको हम बोलते हैं टाइड्स। टाइड सोर्स ऑफ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो टाइडल पावर या टाइडल एनर्जी हम कहेंगे ये एक किस्म का हाइड्रो पावर है जो कन्वर्ट करता है टाइड्स को इनटू इलेक्ट्रिसिटी। और इंडिया के पास तकरीबन 8000 to 9000 मेगावाट ऑफ टाइडल एनर्जी पोटेंशियल है। गल्फ ऑफ कैम्बे से हमें ऑलमोस्ट 7000 मेगावाट्स निकलते हैं, और गल्फ ऑफ कच्छ से 1200 मेगावाट, और 100 मेगावाट के करीब गंगा डेल्टा या सुंदरबन वेस्ट बंगाल से निकलता है। इसके बाद आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी वो एनर्जी जो हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ से निकलते हैं। तो ये भी जैसे हमें पता है, जैसे हम यूँ हम नीचे जाएंगे ज़मीन के अंदर, एंड द डीपर वी गो इनसाइड द अर्थ, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज होता जा रहा है। ये जियोथर्मल एनर्जी कहीं पर इन द फॉर्म ऑफ खुद ही आती है नीचे से, ये हीट इन द फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स या गीज़र्स हम बोलेंगे। तो इनका इस्तेमाल आज ही नहीं, इनका इस्तेमाल बहुत पहले से लोग करते आ रहे हैं फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड बाथिंग पर्पसेस। तो इंडिया के पास भी अच्छे खासी ये हैं जियोथर्मल एनर्जी पोटेंशियल है। तो यहाँ पर इंडिया में या हिमाचल प्रदेश या पुगा वैली इन लद्दाख से जियोथर्मल प्लांट्स लगाए गए हैं और जियोथर्मल एनर्जी हार्नेस की जाती है। तो इटली का इसमें इस जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस किया गया है पहली बार इटली में एज अर्ली एज 1904, और प्रेजेंटली यूएसए लीड करता है जियोथर्मल पावर प्लांट्स में, फॉलोड बाय न्यूजीलैंड, उसके बाद आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। इसके बाद हमें आता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। कंजर्वेशन मीन्स हाउ टू यूज दिस रिसोर्सेज जुडिशियसली इन ए प्रॉपर वे, इन ए मैनेजेबल वे। हमें पता है एनर्जी है बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इस वजह से अर्जेंट नीड है हम ऐसा कुछ करें कि इस एनर्जी को हम कंजर्व करें, एनर्जी को सस्टेनेबल पाथ पे लाएं इन अ सस्टेनेबल वे कि हमें खुद के लिए भी एनर्जी चाहिए और हमें बचा के रखनी भी है फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। हमें ये नहीं चाहिए कि हम सारी एनर्जी आज ही खुद पर ही ये इस्तेमाल करें या ख़त्म करें आज ही। जैसे एनर्जी में आते हमें फॉसिल फ्यूल, जो भी एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, तो बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज वो हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, हमें उनका कम से कम इस्तेमाल करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये तो या तो हम प्रमोशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हैं या इंक्रीज द यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ये नीचे एक डायग्राम दी है, तो इससे आपको अच्छी तरह समझ आएगा। इसमें है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, कैसे हम करेंगे। पहला है रिसोर्स कंजर्वेशन, जैसे रिसोर्स को हमें कंजर्व करना है, इनका कम से कम इस्तेमाल करना है, इन्हें प्रॉपर वे, इन जुडिशियस वे हमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है। जैसे इम्प्रूविंग एफिशिएंसी मतलब हमें कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं जिनसे हमें पोल्यूशन कम हो, जिनसे हमें मतलब जो हमें एफिशिएंट हो, जो हमें कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए।
जिनका, या हम दूसरा है अवॉइडिंग वेस्टेज। वेस्टेज, जो चीज़ें हमें वेस्टेज देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा, उनका हमें इस्तेमाल कम करें। जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स, उनसे वेस्टेज ज़्यादा होती है, उनका यूज़ नहीं करना है। या रिन्यूएबल रिसोर्स, वो रिसोर्सेज यूज़ हमें करने हैं जो रिन्यूएबल हो, जो हमें नए से बने। जैसे हाँ रिन्यूएबल, जैसे यही आज जो हमने पढ़ा टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, वहाँ पे पोल्यूशन भी नहीं होता है। वो हमें उनका हमें खतरा भी नहीं है कि एग्जॉस्ट हो जाएंगे, दोज आर इनएग्जॉस्टेबल, तो इन्हीं का यूज़ करना है। दूसरी तरफ हम देखेंगे इमिशन रिडक्शन है। इमिशन रिडक्शन, कम से कम इमिशन, जैसे क्लीन फ्यूल्स, हमें फॉसल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि हमें वहाँ से इमिशंस, ये टॉक्सिक गैसेस वगैरह, पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा होता है। तो हमें क्लीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करना है। जैसे अभी मैंने बोला बायोगैस हमने पढ़ा, इनका इस्तेमाल करना है जहाँ से पोल्यूशन कम हो, या CNGs वगैरह, या क्लीन टेक्नोलॉजी। हमें ऐसी इनोवेशंस, ऐसी इन्वेंशंस, ऐसी टेक्नोलॉजी देखनी है जिससे हमें कम से कम इमिशंस हो, कम से कम पोल्यूशन हो। पोल्यूशन बहुत सारी किस्म के, सॉइल पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब चीज़ें कम हो। इन चीज़ों का लैंड डिग्रेडेशन ना हो, या इन्वायरमेंट डिग्रेड ना हो, या ह्यूमन इंसान पे बुरा असर ना पड़े। इंसानों पे क्या, ऑल द क्रिएचर्स जो भी आते हैं, जानदार चीज़ें, उन पर बुरा असर ना पड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।